ज़माने में उन इलाक़ों के कबाइल छोटे-छोटे ख़ानदानों पर मुश्तमिल थे, जो ग़िज़ा की तलाश में जानवरों का शिकार किया करते थे। वो लोग शुमाली बर्फ़ानी ग्लेशियरों की जनूबी सरहद पर भटकती हुई रोशनियों में ज़िंदगी गुज़ारा करते थे। दश्त एशिया के उन इलाक़ों में ज़िंदगी की इब्तिदा सदियों पहले हुई थी, लेकिन उस इलाक़े की तहज़ीब और तमद्दुन का आगाज़ दरियाओं की वादियों में हुआ था, जहाँ पर इंसान ज़रख़ेज़ ज़मीन में काश्तकारी कर सकते थे। गुज़रते हुए वक्त के साथ उस इलाक़े में भी बड़ी तेज़ी से तब्दीलियाँ हो रही थीं, और फिर एक वक्त आया कि जब मुख्तलिफ़ नस्लें आपस में मुतसादिम हुईं या फिर मुख्तलिफ़ मौक़े पर तिजारत की वजह से बाहम यकजा हुईं, तो उस वक़्त तहज़ीब व तमद्दुन फ़रोग़ पाया। इस तरह से जब एक नस्ल दूसरी नस्ल में गलत मलत हुई, यानी कि मिक्स हुई, तो उस वक्त नई नस्ल तैयार हुई और नए ख़यालात और नए तसव्वुरात वजूद में हैं। बहुत कदीम वक्तों में शुमाली एशिया के बर्फ़ वाले मुजमद दश्त में जो लोग आबाद थे, वो उस वक्त के तरक्की याफ्ता इलाक़ों और लोगों से दूर थे। वो ग़िज़ा की तलाश में टुंड्रा के बर्फ़ ज़ारों में मारे फिरा करते थे। उनकी ज़िंदगी के हालात शदीद हुआ करते थे। कुदरत अगर किसी को किसी चीज़ से महरूम रखती है, तो उसे कुछ ऐसी चीज़ों और सिफ़तों से नवाजती है जो दूसरों में नहीं होती, या दूसरे उन चीज़ों से महरूम होते हैं। बस कुछ ऐसा ही मामला उन खाना बदोश कबाइल के साथ हुआ, जो टुंड्रा के बर्फ़ानी इलाक़ों में ग़िज़ा की तलाश में मारे फिरा करते। उन्होंने दूसरे इलाक़ों के लोगों के मुकाबले में एक ज़बरदस्त कामयाबी हासिल कर ली थी। वो कामयाबी ये थी कि उन्होंने घोड़े को अपना मती कर लिया था और घोड़े की सवारी में मुतमद्दन दुनिया के लोगों से ज़्यादा महारत हासिल कर ली थी। हदीस का एक नुक्ता जिसमें इनकी अलामात बताई गई हैं, उसमें एक हिस्सा है जो मैंने यहाँ लिखा है। वो असील घोड़ों को अजीज़ रखते हैं, यानी कि याजूज माजूज के मुतालिक बता दिया गया था, असील घोड़ों को अजीज़ रखते हैं। और ये लोग बड़े बेहतरीन घुड़सवार हो चुके थे। उस वक्त इनके मुकाबले का पूरी दुनिया में कोई घुड़सवार कौम नहीं थी। यह हदीस नबवी का हिस्सा था कि असील घोड़ों को अजीज़ रखते हैं। ये लोग तहज़ीब व तमद्दुन के मरकज़ से दूर वीरानों में रहा करते थे। वो लोग शिकार खेलकर अपना पेट पालते थे और उनकी खालों के लिबास से अपना बदन ढांपते थे। उन लोगों ने घोड़े के अलावा शुमाली आहू और भेड़ को भी अपना मती बना लिया था और सफ़र के लिए उन जानवरों का इस्तेमाल किया करते थे। इसके अलावा मुख्तलिफ़ जानवरों का गोश्त और दूध भी उनकी खुराक थी, और जानवरों में तकरीबन हर किस्म के जानवर का गोश्त खा जाते थे। कुत्ता, बिल्ली, चूहा तक खा जाते थे। अब भी ये वही नस्ल है। गुज़रते वक्त के साथ साथ उन्होंने जानवरों की ऊन से बुनना सीख लिया था। फिर बाद में रहने के लिए खैमे बनाना सीखा, ताकि वो उन खैमों में पनाह ले सकें। उस इलाके के हालात हर लिहाज से मुश्किल थे, इसलिए उन लोगों को शिकार और अपने जानवरों के लिए चरागाहों की तलाश में मारे फिरना पड़ता था। हाँ, अलबत्ता शुमाली जंगल के रहने वाले ऐसे तो थे जो जंगलों में ही ज़िंदगी गुजारते थे। इस दौरान वो शुमाली आहू को पालते रहे और अपने रहने के लिए झोपड़ियाँ बनाते रहे। इसके बरक्स दूसरे जो खाना बदोशों की ज़िंदगी गुजारते थे, वो लोग घोड़ों के गल्लों के सहारे ज़िंदगी गुजारते थे, और तहज़ीब व तमद्दुन से दूर रहने की वजह से वो निरे वहशी के वहशी रह गए थे। क्योंकि वो खाना बदोशों की सी ज़िंदगी गुजारते थे, इसलिए वो जंगलों में इधर उधर भटकते फिरते थे। इसी वजह से ये ज़बरदस्त घुड़सवार हुआ करते थे। ये खाना बदोश उस दश्त और सहरा में इधर उधर भटकते फिरते थे, इसलिए उनका कोई मुस्तकिल वतन नहीं था। इसके अलावा आबो हवा में भी तज़ाद था, इसीलिए इस इलाके में
اس علاقے کی آب و ہوا میں تضاد ہے، اسی لیے اس علاقے میں کہیں تو چراگاہوں اور دریاؤں کی زرخیز زمین تھی تو دوسری طرف خشک اور بنجر علاقے۔ ان کے نزدیک اچھی زمین پر قبضے کے معنی تھے زندگی، اور بنجر صحرا میں چلا وطنی کے معنی تھے کہ لازمی تباہی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشت کے خانہ بدوش زرخیز زمین تک پہنچنے کے لیے تگ و دو کرتے رہتے تھے۔ جو قبیلے اس لڑائی میں جیتے وہ زندہ رہتے اور جو ہار جاتے وہ غلام بن جاتے یا مٹ جاتے۔ ان انسانی لڑائیوں سے کہیں زیادہ مہیب وہ لڑائیاں تھیں جو انسان کو مسلسل فطرت کے مقابل جاری رکھنی پڑتی تھی۔ محض اپنی بقا کے لیے وہ لوگ سختیاں جھیل جھیل کر سخت جان بن چکے تھے، اور ان کی طبیعت میں سختی اور وحشت کا عنصر نمایاں ہو چکا تھا۔ بیکال کے جنوب مشرق میں بڑا زرخیز علاقہ ہے۔ یہاں مرغزار ان دریاؤں سے سیراب ہوتے ہیں جو جھیل بیکال یا دریائے آمو میں جا کر گرتے ہیں۔ خانہ بدوشوں کے لیے یہ علاقہ جنت کی مانند تھا، اور خانہ بدوش قبائل کے درمیان لڑائی جھگڑے اور نزاع کا باعث بنتا تھا۔ قدرتی رکاوٹوں کے باعث یہ خانہ بدوش قبائل ہر طرف سے اسی دشت میں گھرے ہوئے تھے۔ شمال میں بحر منجمد شمالی کا علاقہ کا برف زار ہے، شمال مشرق میں کوسار خنگاں ہے جو فصیل کی طرح کھڑا ہے، اور اس کے اس پار منچوریا کے گھنے جنگل ہیں۔ جنوب میں تبت کا کوہستان ہے جو بادلوں سے بھی زیادہ بلند ہے اور آسمان سے باتیں کرتا ہے، جسے دنیا کی چھت کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک جانب دیوار چین کی رکاوٹ تھی اور دوسری جانب دیوار قفقاز کی رکاوٹ، اور اس درمیانی علاقے میں یہ وحشی قبائل قید ہو کر رہ گئے تھے۔ اس علاقے کے حالات اتنے شدید تھے کہ وہ جانوروں کی مانند اپنی بقا کی جنگ لڑتے رہتے اور اس علاقے سے باہر نکلنے کے راستے بھی تلاش کرتے رہتے تھے۔